Hello friends, welcome to the Logical Studies YouTube channel and I am your friend Advocate Lakshya Chaudhary. So today's our topic is Indian Legal History Part 4. तो Part 4 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं चलिए एक बार देख लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज ब्रिटिश सेटलमेंट एट मद्रास एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस from 1639 to 1726. Then second is first phase of administration of justice in Madras from 1639 to 1665. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन मद्रास है इसको हम 3 फेजेज में करेंगे. सो टुडे वी विल ओनली कवर द फर्स्ट फेज ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. देन वी विल गो फॉर चार्टर ऑफ 1661 एंड देन significant changes made by charter of 1661. So now let's move to the next slide and this is time for the quick revision of part 3. पार्ट 3 जो इंडियन लीगल हिस्ट्री का पार्ट 3 है उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो वी कवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ सूरत फैक्ट्री इन पार्ट 3. एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ सूरत फैक्ट्री. तो हमने देखा 1618 में ब्रिटिशर्स ने सूरत में एक फैक्ट्री सेटअप किया. इससे पहले सर थॉमस रो इंडिया पहुंचते हैं. इंडिया में आगरा. रीजन बीइंग क्योंकि जो मुगल एम्परर थे ही वाज इन आगरा एंड जहांगीर वो आगरा में थे. तो सर थॉमस रो को किंग जेम्स वन भेजते हैं आगरा कि आप इंडिया जाइए, जहांगीर से मिलिए और परमिशन लीजिए सूरत फैक्ट्री को स्टार्ट करने की. अकॉर्डिंगली सर थॉमस रो एक्ट करते हैं और आगरा पहुंचते हैं. जहांगीर के दरबार में उसको सलाम ठोकते हैं और कहते हैं कि हमें फैक्ट्री स्टार्ट करनी है सूरत में, प्लीज ग्रांट अस परमिशन. जहांगीर वाज लाइक इट्स ओके, नो इश्यूज, कैरी ऑन. तो इस तरीके से हम देखते हैं 1618 में सूरत जो एक इंटरनेशनल पोर्ट है, एनिशियंट ट्रेडिंग सेंटर है, वहां पर ब्रिटिशर्स पहुंचते हैं, परमिशन लेते हैं और फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं. उससे पहले पोर्तुगीज वर देयर, उनके साथ इनका झगड़ा होता है, ये पोर्तुगीज को उठाकर बाहर फेंक देते हैं. देन हमने पढ़ा कैटेगरीज ऑफ कंपनी एम्प्लॉइज. ईस्ट इंडिया कंपनी में कैटेगरीज कौन कौन सी थी एम्प्लॉइज की? बेसिकली देयर वाज 3 कैटेगरीज. फर्स्ट वन राइटर्स, सेकेंड वन फैक्टर्स एंड थर्ड वन सीनियर फैक्टर्स. तो राइटर वो लोग होते थे जिनको अभी सर्विस में 5 साल नहीं हुआ है. इनकी सैलरी थी 10 पाउंड पर एनम. फैक्टर्स आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 5 years उनको प्रमोट किया जाता था एज अ फैक्टर एंड सैलरी वाज 20 पाउंड पर एनम. एज अ फैक्टर उनको 3 साल काम करना पड़ता था. तो टोटल जब 8 साल काम हो जाता था तो उनको प्रमोशन मिलता था सीनियर फैक्टर एंड सैलरी वाज जस्ट डबल 40 पाउंड पर एनम. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस देयर वाज आल्सो अनदर कैटेगरी दैट इज मर्चेंट. बेसिकली दिस वाज द ऑफिशियल ग्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ऑफिशियल ग्रेड था और इस कैडर में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करती थी. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस देयर इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलाउ किया था, परमिशन ग्रांट की थी अपने एम्प्लॉयज को कि आप लोग प्राइवेट ट्रेड भी कर सकते हैं, कि कंपनी की जॉब के साथ साथ, कंपनी की नौकरी के साथ साथ आपको अगर अपना कोई प्राइवेट ट्रेड करना है तो आप लोग वो कर सकते हैं. रीजन बीइंग क्योंकि इन लोगों की जो सैलरीज थी वो काफी लो थी. उसके बाद हम देखते हैं लॉ एंड जस्टिस इन सूरत फैक्ट्री, कि सूरत फैक्ट्री में लॉ एंड जस्टिस के क्या हालात थे. तो बेसिकली देयर वाज अ ड्यूअल सिस्टम ऑफ लॉ. अब ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ लॉ क्या था? तो जब ब्रिटिशर्स ने सूरत में अपनी फैक्ट्री सेटअप की तो उन्होंने जहांगीर से परमिशन लिया कि हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट होगा उसके अंदर जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट होंगे, सर्वेंट्स होंगे, कंपनी के ऑफिसर्स होंगे, उन सब पर इंग्लैंड का लॉ एप्लीकेबल होगा. नेटिव लॉ को दे विल नॉट फॉलो द नेटिव लॉ. इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होता है नेटिव लोगों के साथ, जो नेटिव लोग हैं वहाँ के, उनके साथ अगर ब्रिटिशर्स का कोई डिस्प्यूट होता है, जो ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं, ऑफिसर्स हैं और जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका कोई डिस्प्यूट है, कोई क्लैश है, आपस में कोई कंट्रोवर्सी है, कॉन्स्पिरेसी है, इन दैट सिनेरियो दे विल फॉलो एंड दे विल बी ट्राइड बाय द
लोकल नेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो ये ड्यूअल सिस्टम हुआ, एक तो वो अपनी सेटलमेंट में अपना लॉ फॉलो कर रहे हैं, और इन केस अगर कोई सिनेरियो है क्रिएट हो रहा है, ऐसा कोई सिनेरियो जिनमें उन नेटिव लोगों के साथ उनका कोई इशू है, तो ऐसे में नेटिव ट्रिब्यूनल उनको ट्राई करेंगे। और नेटिव ट्रिब्यूनल्स को हेड करते थे काजी। तो काजी साहब को सख्त हिदायत दी गई थी एम्परर के कोर्ट से, जहांगीर के कोर्ट से, कि जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पूरी इज्जत देंगे और पूरे सम्मान के साथ उनके साथ डील करेंगे। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो में पार्ट 3 का, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज ब्रिटिश सेटलमेंट एट मद्रास एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फ्रॉम 1639 टू 1726। ईस्ट इंडिया कंपनी had a factory at Masulipatam, which was merely an agency working under the chief factory of सूरत। तो जो सूरत की फैक्ट्री थी उसके आसपास छोटी छोटी फैक्ट्रीज और थी ब्रिटिशर्स की, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में या स्टेट्स में, ये सब रिपोर्ट करती थी सूरत फैक्ट्री को। इनमें से एक फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? मसूलीपट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश। इन आंध्र प्रदेश स्टेट देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, एंड देयर इज अ टाउन मसूलीपट्टनम इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर इनकी एक एजेंसी थी दैट वाज हेडेड बाय एजेंट एंड हिज काउंसिल, और सूरत फैक्ट्री वाज हेडेड बाय गवर्नर एंड हिज काउंसिल। तो एजेंट बैठता था, ये लोग रिपोर्ट करते थे सूरत फैक्ट्री को। इन 1639 one of the member of Masulipatam factory, Sir Francis Day, secured permission from the local Hindu chief to construct a fortified English factory on the strip of land। 1639 में मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के एक मेंबर सर फ्रांसिस डे पहुंचते हैं लोकल हिंदू चीफ के पास, जिनका नाम था दरमाला वेंकुडू नायकुडू। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया है। सर फ्रांसिस डे पहुंचते हैं दरमाला वेंकुडू नायकुडू लोकल हिंदू चीफ के पास कि हमें एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनानी है एक स्ट्रिप ऑफ लैंड पे, प्लीज हमें ग्रांट कर दीजिए। एंड बीइंग काइंड हार्टेड, दरमाला साहब ने क्या किया, इनको एक 3 माइल्स लॉन्ग लैंड स्ट्रिप इनको इशू कर दी कि जाइए आप बनाइए, वे आर विद यू। दिस फोर्ट वाज नेम्ड एज फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड द इंग्लिशमैन एंड अदर यूरोपियन लिव्ड इनसाइड इट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि पहला जो फोर्ट था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कहाँ बनाया, दैट वाज इन मसूलीपट्टनम बाय द नेम ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज, और इंग्लिशमैन और यूरोपियंस एक साथ वहाँ पे अंदर रहते थे। द कंपनी इन द सेटलमेंट वाज एम्पावर्ड टू मिंट मनी एंड गवर्न मद्रास पट्टिनम विच वाज स्मॉल विलेज नियर द कंपनी फोर्ट। तो ये सेंट जॉर्ज फोर्ट बन गया है अब यहाँ पर, और इसके पास एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम मद्रास पट्टनम है। तो कंपनी को ये पावर्स मिल गई हैं कि यू कैन मिंट मनी हियर। बेसिकली मिंट का मतलब होता है पुदीना, और मिंट का मतलब भी होता है टकसाल। टकसाल हम कहते हैं जहां पर कॉइन्स बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स को ये पावर मिल गई थी कि आप अपनी करेंसी भी यहाँ पर बना सकते हैं, यू कैन मिंट मनी हियर। और इसी के साथ जो मद्रास पट्टिनम विलेज है, जो इस सेटलमेंट के साथ, इस फोर्ट के साथ लगा हुआ एक छोटा सा गांव है, इसको भी आप गवर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो उस जुरिस्डिक्शन में आ रहा था इस फोर्ट की। तो इस तरीके से इस परमिशन के साथ साथ इन्होंने एक फोर्ट बनाया। अब ये अपनी करेंसी भी यहाँ पर बना रहे हैं और इस विलेज को भी गवर्न कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो डियर लीगल ईगल्स, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस फोर्टिफाइड सेटलमेंट केम टू बी नोन एज व्हाइट टाउन बिकॉज ऑफ इट्स ऑल व्हाइट रेजिडेंट्स। तो जो ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस यहाँ पे रहते थे उनका कॉम्प्लेक्शन व्हाइट था, तो इसलिए उसको व्हाइट टाउन कहा गया। अ विलेज इनहेबिटेड बाय लोकल नेटिव्स grew up and adjacent to this English settlement and came to be known as ब्लैक टाउन। तो जैसा अभी हमने देखा एक छोटा सा विलेज था वहाँ पे मद्रास पट्टिनम, जिसको ये लोग गवर्न कर रहे थे। वहाँ पे लोकल नेटिव्स रहते थे, लोकल लोग रहते थे, एंड दे वर ब्लैक इन कॉम्प्लेक्शन, तो इसलिए उसका नाम ब्लैक टाउन पड़ा। सो नाउ वी हैव 2 टाउन्स, व्हाइट टाउन एंड द ब्लैक टाउन। इन कोर्स ऑफ टाइम द एंटायर टेरिटरी कंप्राइजिंग व्हाइट टाउन एंड द ब्लैक टाउन डेवलप इनटू द सिटी ऑफ मद्रास। धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो ये मर्ज हो गए हैं ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन एक साथ,
और ब्लैक टाउन प्लस व्हाइट टाउन नाउ इज इक्वल टू Madras, city of Madras. It was only in 1665 the Madras factory, which was subordinate to Surat presidency, was raised to the status of presidency. तो अब तक 1664 तक जो मद्रास थी वो एजेंसी थी एक, गवर्न बाय एजेंट एंड हिज काउंसिल. 1665 में अचानक इसको अपग्रेड कर दिया जाता है एज अ प्रेसिडेंसी. नाउ agent become president. This is very important point, kindly pay attention. Reason being, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्यों एक छोटी सी एजेंसी को एकदम से अपग्रेड करके प्रेसिडेंसी बना दिया गया. तो उसका रीजन थी मिस एसेंशिया डेव्स. मिस एसेंशिया डेव्स. तो मिस एसेंशिया डेव्स की एक स्लेव गर्ल थी इनके पास. इनको तो ये स्लेव गर्ल का मिस एसेंशिया डेव्स ने मर्डर कर दिया था, पीट पीट के इसको मार डाला था. तो अब कारण ये था कि जो एजेंट एंड हिज काउंसिल वाज नॉट कैपेबल इनफ फॉर द ट्रायल ऑफ मिस एसेंशिया डेव्स, क्योंकि उसके पास इतनी जुडिशियल पावर्स ही नहीं थी. तो मीनवाइल चार्टर ऑफ 1661 ग्रांट जुडिशियल पावर्स टू गवर्नर एंड हिज काउंसिल. तो गवर्नर और उसकी काउंसिल को चार्टर 1661 ने कुछ जुडिशियल पावर्स दी कि वो लोग क्रिमिनल केसेस का ट्रायल कर सकते हैं, उसमें पनिशमेंट भी दे सकते हैं. तो अब क्या हुआ, नाउ एक बहुत बड़ा गेम, एक बहुत बड़ा खेल खेला गवर्नर ने. क्या किया, इन्होंने सबॉर्डिनेशन ऑफ पावर. जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आती है सबॉर्डिनेशन ऑफ पावर्स. तो इन्होंने सबॉर्डिनेशन ऑफ पावर्स को यूज करके मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी बनाया, ताकि ये जो एजेंट है ये प्रेसिडेंट हो जाए और ये इसके पास भी ये जुडिशियल पावर्स आ जाएं और ट्रायल कर सके ये मिस एसेंशिया डेव्स के केस को. तो ऐसा हुआ भी और मिस एसेंशिया डेव्स फाउंड नो गिल्टी और उनका एक्विटल हो गया और उनको छोड़ दिया गया. तो ये एक पूरी स्टोरी थी, एक पूरा प्रकरण था क्यों मद्रास की एजेंसी को प्रेसिडेंसी बनाया गया, क्यों वो एजेंट, कैसे वो एजेंट प्रेसिडेंट बना, फिर मिस एसेंशिया डेव्स के केस का ट्रायल किया गया. तो ये सब एक सोचे समझे तरीके से किया गया और एसेंशिया डेव्स को उन्होंने सोच रखा था पहले ही छोड़ना था, तो इस तरीके से उसको अपग्रेड किया गया और एसेंशिया डेव्स को फाइनली नो गिल्टी प्रूव किया गया. सो नेक्स्ट पॉइंट, द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन बोथ दीज टाउन्स वाज डिस्टिंक्टली सेपरेट फ्रॉम वन अनदर. तो दोनों टाउन्स का जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिल्कुल अलग था एक दूसरे से. तो नाउ टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन मैड्रास. Administration of justice in Madras before 1726 can conveniently be studied under three distinct phases as follows. तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हम फर्स्ट फेज डिस्कस करेंगे आज, दैट इज फ्रॉम 1639 to 1665. तो नाउ फर्स्ट वन इज व्हाइट टाउन. द एजेंट एंड हिज काउंसिल डिसाइडेड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. तो जो सेटलमेंट में, मैड्रास सेटलमेंट में जो फोर्ट बना था सेंट जॉर्ज के नाम से, उसको गवर्न करते थे एजेंट और उनकी काउंसिल, एजेंट एंड काउंसिल. ध्यान दीजिए, अभी हम 1665 से पहले का पढ़ रहे हैं. अभी ये एजेंट ही है, प्रेसिडेंट नहीं बना, जुडिशियल पावर्स नहीं मिली. द एजेंट एंड हिज काउंसिल डिसाइडेड बोथ सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस. द जुडिशियल पावर्स वर नॉट क्लियरली डिफाइंड विच रेंडर्ड जस्टिस वोग एंड अनसर्टेन. तो इनकी जुडिशियल पावर कोई क्लियरली डिफाइन नहीं थी. ही वाज एजेंट, तो छोटे मोटे सिविल और क्रिमिनल केसेस देख सकता था. तो इसलिए इनके जो डिसीजन होते थे, जो ये जस्टिस डिलीवर करते थे, वो बड़े वोग और अनसर्टेन होते थे. नाउ इन मोर कॉम्प्लिकेटेड केसेस ए रेफरेंस वाज मेड टू द कंपनीज ऑथोरिटीज इन इंग्लैंड. अगर कुछ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट केस आ गया है, लाइक मर्डर आ गया है और कोई फेलनी है या कुछ ऐसा भयंकर हो गया है, तो उसमें ये इंग्लैंड में जो इनकी ऑथोरिटीज बैठती थी उसको वो केस रेफर कर देते थे. नाउ द ब्लैक टाउन.
Chaudhary court were functioning for administrating justice to the natives residing in Madras Patnam, headed by a native village headman who was known as अधिकार. तो चौल्ट्री कोर्ट्स, तो सबसे पहले तो चौल्ट्री का मतलब होता है सराय. सराय पुराने टाइम में क्या होता था, सराय होती थी लोगों को ठहरने के लिए, जिसको हम धर्मशाला भी बोल सकते थे. तो चौल्ट्री का मतलब यही होता है बेसिकली. तो वहाँ पे वो कोर्ट्स लगते थे, इसलिए उनको चौल्ट्री कोर्ट कहते थे. एंड द चौल्ट्री कोर्ट बेसिकली मद्रास पट्टनम में एक्टिव थे, और वहाँ के जो रेजिडेंट्स होते थे उनको ये लोग जस्टिस डिलीवर करते थे. और इसको जो विलेज का हेडमैन होता था, प्रधान होता था या सरपंच होता था, वो इसको हेड करता था. उसको हम अधिकार बोलते हैं बेसिकली. वैसे कहीं कहीं अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो चौल्ट्री कोर्ट को हेड करता था उसको अधिकारी भी बोलते हैं. तो बेसिकली दिस वर्ड अधिकार केम फ्रॉम दिस वर्ड अधिकारी, जिसके पास कुछ अधिकार सुरक्षित हो. Now the अधिकार decide petty civil and the criminal cases and was also responsible for maintenance of law and order. तो छोटे मोटे सिविल और क्रिमिनल केसेस को ये अधिकार देखता था और रेस्पॉन्सिबल था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए. These court also function as custom house and registration office for sale of immovable properties. तो जो चौल्ट्री कोर्ट्स थे बेसिकली ये कस्टम हाउस के तौर पे भी काम करते थे और रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज के तौर पे भी काम करते थे, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज की सेल और परचेज होती थी उसके लिए. तो क्रिमिनल केसेस ऑफ सीरियस नेचर वर डिसाइडेड बाय द नेटिव राजा ओनली. जो लोकल राजा होते थे वो मर्डर वगैरह जो क्रिमिनल केसेस होते थे सीरियस नेचर के, उनको नेटिव राजा डिसाइड करते थे. देयर वाज अनदर ऑफिसर कॉल्ड पद नायगे, सीनियर नायक, हु वाज सबऑर्डिनेट टू अधिकार. तो अधिकार से नीचे पद नायगे होता था बेसिकली, और उसका काम होता था टू अप्रीहेंड द ऑफेंडर्स फॉर ट्रायल बिफोर द अधिकार. तो वो जितने भी ऑफेंडर्स होते थे, क्रिमिनल्स होते थे, जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होता था, उनको पकड़ के अधिकार के सामने लाता था, तब उसका ट्रायल चलता था. तो नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द चार्टर ऑफ 1661, इंपॉर्टेंट. द चार्टर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश किंग चार्ल्स II to the English company introduced radical changes to the existing judicial system. तो असेंशिया डेव्स के वक्त हमने देखा कि जुडिशियल पावर्स दी गई थी. तो याद रखिएगा चार्टर ऑफ 1661 वाज इशूड बाय किंग चार्ल्स II टू द इंग्लिश कंपनी. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इशू किया किंग चार्ल्स II ने, ताकि जो उनका जुडिशियल सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं. वो जुडिशियल सिस्टम वैसे काम नहीं कर रहा जैसे उसको करना चाहिए था, तो उसको बदलने के लिए किंग चार्ल्स II ने चार्टर ऑफ 1661 इशू किया. दिस चार्टर ऑथराइज द कंपनी टू अपॉइंट गवर्नर्स एंड द अदर ऑफिसर्स इन इंडिया. इसी चार्टर से कंपनी को ऑथराइज किया गया कि वो गवर्नर्स और अदर ऑफिसर्स को इंडिया में अपॉइंट करे. तो हम पढ़ते हैं ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ इंडिया, ये चार्टर 1661 के बदौलत है. द गवर्नर इन काउंसिल of each place so appointed by the company were empowered to hear and decide all civil as well as criminal cases of the servants of company and those living under the jurisdiction according to the laws of England. तो बेसिकली जो गवर्नर और उसकी काउंसिल होती थी उसको अपॉइंट किया गया और उसको पावर्स दी गई कि आप सिविल और क्रिमिनल केसेस देखेंगे जो सर्वेंट्स हैं कंपनी के, और उन सभी लोगों के जो कंपनी के जुरिस्डिक्शन के अंडर में है बेसिकली बाय द लॉज ऑफ इंग्लैंड. नाउ द लास्ट पॉइंट. By the virtue of this charter, the native residing within the territorial jurisdiction of the company settlement also came under the authority of the government and council. Governor and council, sorry, ये governor है, not government, whether they were employees of company or not. So ये एक बहुत important point है कि जैसे हमने देखा था मद्रास में जो फोर्ट बना था सेंट जॉर्ज, उसके साथ एक मद्रास पट्टनम गांव था. कंपनी को यहाँ पर करेंसी अपनी बनाने की छूट मिली थी और इस गांव को गवर्न करने की छूट दे दी गई थी कि आप इस गांव को भी गवर्न कीजिए. तो इन दिस सिनेरियो, इस चार्टर की वजह से द नेटिव रिजाइडिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, अब ये लोग इनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में थे कंपनी के, वो भी कंपनी के अथॉरिटी के अंडर आ गए हैं, गवर्नर एंड काउंसिल की अथॉरिटी के अंदर आ गए हैं, बेशक वो कंपनी के सर्वेंट्स हों या ना हो. तो नाउ जहाँ जहाँ ब्रिटिश सेटलमेंट है और गवर्नर इन काउंसिल जहाँ पर एक्टिव है, उसके जुरिस्डिक्शन में जितने भी लोकल नेटिव्स हैं, चाहे वो कंपनी के एम्प्लॉय हों या ना हो, कंपनी के लिए काम करते हों या ना करते हों, वो भी अब गवर्नर इन काउंसिल के जुरिस्डिक्शन के अंडर आ गए हैं और गवर्नर इन काउंसिल उनका भी ट्रायल कर सकता है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड.
Now the significant changes made by Charter of 1661. Judicial powers were centralized in the governor and the council, who was also the head of company executive government. तो जो गवर्नर है ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ कंपनी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, जो कंपनी की गवर्नमेंट है, जो कंपनी का पैनल है, गवर्नर उसका हेड है, और उसके पास अब जुडिशियल पावर्स भी हैं टू ट्राई सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाज टू बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंग्लैंड. तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज रिलेटेड टू जस्टिस विल गो इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ इंग्लैंड. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. सो नाउ थैंक यू सो मच. काइंडली सब्सक्राइब दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है द लॉजिकल स्टडीज़, इंस्टाग्राम पे भी द लॉजिकल स्टडीज़. अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनके जो पावर पॉइंट पर आपने जो नोट्स अभी देखे हैं, अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, या जीमेल आईडी द लॉजिकल स्टडीज़ @gmail.com पे कांटेक्ट करके हमसे मांग सकते हैं, आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे. So my dear friend, this is Advocate Lakshya Chaudhary signing off for the day. Thank you so much. Bye bye. Take care.